अकेले हो और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, और वो भी कंपनी की फॉर्म में, परेशान क्यों हो रहे हो, है ना आपका दोस्त। तो आइए आज देखते हैं कि अगर अकेला पर्सन मतलब सिंगल ओनर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है कंपनी बना करके, मतलब प्राइवेट लिमिटेड बना करके, तो क्या अकेला पर्सन मतलब सिंगल ओनर प्राइवेट लिमिटेड बना सकता है क्या। तो इसका आंसर होगा जी हाँ, अकेला पर्सन भी प्राइवेट लिमिटेड बना सकता है। और वो कैसे बना सकता है, वन पर्सन कंपनी की फॉर्म में, मतलब ओपीसी की फॉर्म में प्राइवेट लिमिटेड बना सकता है। अपन ने पिछले वीडियो के अंदर देखा बिजनेस एंटिटी कैसे कैसे क्रिएट की जा सकती है, मतलब कितने टाइप की बिजनेस एंटिटी होती है। दो ऑप्शन की बात की थी, सिंगल ओनर और मल्टी ओनर। सिंगल ओनर में बात की थी अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकते हैं, वन पर्सन कंपनी भी बना सकते हैं। अगर आपके ओनर एक से ज्यादा है तो पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं और पब्लिक लिमिटेड भी बना सकते हैं। वन ऑफ बिजनेस एंटिटी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में मैं पिछले वीडियो के अंदर बात कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तो अगर आप ओपीसी बना रहे हैं तो उससे पहले प्रोप्राइटरशिप फर्म वाला वीडियो भी जरूर से देख ले। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर कर ले, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। आज अपन बात करेंगे वन पर्सन कंपनी के बारे में। वन पर्सन कंपनी क्या होती है, नाम से पता लग रहा है वन पर्सन कंपनी। सबसे पहले कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जैसे सपोज ई अकाउंटेक्स मैनेजर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। देखिए वन पर्सन कंपनी में ओपीसी लगाना जरूरी है, ये प्रीफिक्स है, ओपीसी को इस नाम के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी, मतलब इसका जो ओनर होगा वो कौन होगा, एक ही ओनर होगा। और कंपनी के केस में ओनर को बोल देते हैं शेयर होल्डर, मतलब ओपीसी के अंदर केवल एक ही शेयर होल्डर होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर एक ही पर्सन शेयर होल्डर होगा तो 100% इक्विटी उसी के पास होगी, तो प्राइवेटली ओन्ड हो गई। तो इसी वजह से ये इसके आगे लगाते हैं प्राइवेट। और कंपनी की जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कंपनी के ओनर्स की, इस वजह से यहां लिमिटेड लगाया है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो यहां आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ओपीसी क्या है। ऐसी प्राइवेट लिमिटेड जिसके पास एक ही शेयर होल्डर है उसको बोलेंगे वन पर्सन कंपनी। चलिए बात करते हैं कि शेयर होल्डर कौन हो सकता है। देखिए सबसे पहले शेयर होल्डर नेचुरल पर्सन ही हो सकता है। मतलब अगर आप सपोज आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आप पार्टनरशिप फर्म को ओनर बनाते हुए उसको शेयर होल्डर बनाते हुए अगर ओपीसी बनाना चाहते हो तो वो नहीं बन सकती। कोई भी पर्सन होगा वो नेचुरल पर्सन ही होगा। और नेचुरल पर्सन भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फॉरेन सिटीजन नहीं ओपीसी बना सकता। क्या इंडियन सिटीजन है, नेचुरल पर्सन भी है, तो क्या माइनर बन सकता है, ओपीसी बना सकता है माइनर, जी नहीं, माइनर ओपीसी नहीं बना सकता है। ओपीसी बनाने के लिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए और माइनर नहीं होना। अगर इंडियन सिटीजन है लेकिन वो आउट ऑफ इंडिया रहता है, एनआरआई है, तो क्या वो ओपीसी बना सकता है। तो इसका आंसर होगा जी बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता। बना कब सकता है, अगर वो इंडिया में 120 दिन से ज्यादा रह रहा है तो वो ओपीसी बना सकता है। अगर 120 दिन से कम वो रह रहा है तो ओपीसी नहीं बना सकता। और फॉरेन सिटीजन किसी भी कॉस्ट पर इंडिया में ओपीसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ओपीसी आई कैसे, हमने तो पहले कभी सुना ही नहीं था। देखो ओपीसी कंपनीज एक्ट 2013 का कॉन्सेप्ट है, वहीं से ओपीसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। ओपीसी है क्या, आपने ये चीज तो समझ ली कि ओपीसी एक पर्सन की कंपनी है, मतलब एक शेयर होल्डर मिलकर के, एक शेयर होल्डर जो कंपनी बनाता है उसको बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। तो आप बोलेंगे कंपनीज एक्ट 2013 से पहले क्या होता था, देखिए अभी भी हो रहा है। अगर एक सिंगल पर्सन बिजनेस करना चाहता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन था, प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाए। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेते हुए बोला कि क्यों एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का उसका कॉर्पोरेटाइजेशन क्यों नहीं किया जाए, उसको एक स्केल मिले और उसको एक अलग पहचान मिले, उसके लिए क्या किया जाए। इसी के लिए इन्होंने वन पर्सन कंपनी को इंट्रोड्यूस किया कि एक सिंगल पर्सन प्रोप्राइटरशिप फर्म में बिजनेस ना करके कंपनी की फॉर्म में बिजनेस कर सकता है। चलिए वन पर्सन कंपनी में और प्रोप्राइटरशिप फर्म में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है वन पर्सन कंपनी और प्रोप्राइटरशिप फर्म में। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं मैं,
आपको बताया था प्रोप्राइटरशिप फर्म में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, मतलब अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है उस केस में उनके जो भी लीगल हेयर है अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको बिजनेस का लीगल स्टेटस वापस से तैयार करना पड़ता है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म का और प्रोप्राइटर का पैन कार्ड एक ही होता है। लेकिन वन पर्सन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, इसमें वन पर्सन कंपनी का पैन कार्ड अलग होता है और परपेचुअल सक्सेशन होता है। अब आप बोलेंगे कि सर वो एक शेयर होल्डर है और अगर उसकी डेथ हो गई तो लीगल हेयर्स के अंदर तो डिस्प्यूट हो जाएगा। इसके लिए वन पर्सन कंपनी में कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप कंपनी बनाएंगे एक शेयर होल्डर होने के साथ साथ शेयर होल्डर को एक नॉमिनी भी अपॉइंट करना पड़ेगा कि मेरे बाद में मेरा बिजनेस ये पर्सन संभालेगा। इसीलिए यहां बोल सकते हैं कि वन पर्सन कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन है और आगे कोई भी लफड़ा नहीं होता है लीगल हेयर्स। वन पर्सन कंपनी मैंने आपको पहले बता दिया सेपरेट पैन कार्ड है, क्यों? क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट पैन कार्ड का मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। लीगल स्टेटस और सोशल रिकॉग्निशन है। ऑब्वियसली बात है अगर आप किसी भी चीज को अच्छे से करते हो, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में किराने की शॉप है, वो नॉर्मल किराने की शॉप पर नॉर्मल काम कर रहा है तो वो ऐसे लगता है, और अगर वही चीज आप मॉल बना लेते हो तो उसकी सोशल रिकॉग्निशन और उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ जाती है। वही सेम चीज वन पर्सन कंपनी के केस में होती है। फंडिंग इजीली मिल जाती है। देखिए प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर बैंक जो भी आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि आप सब कुछ करने वाले आपको कोई रेगुलेटर नहीं है आपकी एंटिटी वाइज। लेकिन वन पर्सन कंपनी के केस में आप ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहती है, इस वजह से यहां फंडिंग इजीली मिल जाती है। परपेचुअल सक्सेशन की बात मैं बता चुका हूं, क्योंकि इसमें एक पर्सन नॉमिनी अपॉइंट होगा, इस वजह से परपेचुअल सक्सेशन रहता है। अब नॉमिनी का क्या रोल रहता है? अगर शेयर होल्डर की किसी भी कारणवश डेथ हो जाती है तो वो ओपीसी है वो उस नॉमिनी की हो जाती है, मतलब नॉमिनी उसमें शेयर होल्डर बन जाएगा। तो बात आती है नॉमिनी कौन बन सकता है? सर नॉमिनी तो वही पर्सन बन सकता है ना जो शेयर होल्डर बन सकता है, क्योंकि अल्टीमेट नॉमिनी को क्या करना है? नॉमिनी को तो शेयर होल्डर बनना है। तो शेयर होल्डर जो पर्सन बन सकता है वही पर्सन नॉमिनी बन सकता है, मतलब इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, अगर एनआरआई है तो 120 दिन से ज्यादा इंडिया में स्टे होना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनी बनाने से क्या होगा। नॉमिनी बनाने से अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है उस केस में सारी जो भी नॉमिनी है वो उस ओपीसी का मेंबर हो जाएगा, मतलब वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा, सारे के सारे शेयर्स उसके पास आ जाएंगे। लेकिन साथ में जो भी कंपनी की लाइबिलिटीज है वो भी उसी ओपीसी की लाइबिलिटी होगी, और जो नॉमिनी है जो नया शेयर होल्डर बन रहा है उसके ऊपर उन लाइबिलिटीज का बर्डन भी रहेगा। तो आप बोलेंगे सर अगर लाइबिलिटीज का बर्डन है तो नॉमिनी से पूछना चाहिए क्या बनाने से पहले? तो बिल्कुल, असेट दे रहे हो बिना पूछे दे सकते हो, अगर लाइबिलिटीज भी दे रहे हो तो उससे पूछना तो जरूरी होगा। इसीलिए नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट चाहिए, और वो रिटर्न कंसेंट आरओसी को भी इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे वसीयत में लिखते हैं किसी के नाम पर भी वसीयत लिखती, क्योंकि वो असेट का मैटर होता है, यहाँ असेट और लाइबिलिटीज दोनों मैटर होते हैं। इस वजह से ओपीसी का जब भी कोई नॉमिनी बनाओगे उस नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या नॉमिनी को आप बदल सकते हो? आपने किसी भी पर्सन को नॉमिनी बनाया, उसके बाद नॉमिनी देख रहा है कि यार ये बिजनेस सही नहीं चल रहा, मैं इसमें नॉमिनी नहीं रहना चाहता, तो नॉमिनी खुद भी रिजाइन कर सकता है। वो बोल सकता है कि मैं इसमें नॉमिनी नहीं रहूंगा। और आपको भी अगर लग रहा है कि नहीं इस पर्सन ये पर्सन मेरा बिजनेस आगे प्रॉपर नहीं चला पाएगा, तो इस वजह से आप नॉमिनी को हटा भी सकते हो, उसको टर्मिनेट भी कर सकते हो। दोनों ही केसेज में आपको पहले पुराने नॉमिनी की इंफॉर्मेशन आपको आरओसी को देनी पड़ेगी और उसके बाद में नया नॉमिनी आपको अपॉइंट करना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन कितनी ओपीसी बना सकता है? देखिए ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहां। जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक पर्सन अपने हर बिजनेस वर्टिकल के लिए प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकता है। मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मैं अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म अलग बना सकता हूं। सपोज मैं कोई अदर बिजनेस कर रहा हूं, उस बिजनेस के लिए अलग फर्म बना सकता हूं, कोई और थर्ड बिजनेस कर रहा हूं उसके लिए अलग फर्म बना सकता हूं। लेकिन मैं अगर ओपीसी बना ली मैंने तो एक ही ओपीसी रहेगी, मैं नंबर ऑफ ओपीसी नहीं बना सकता। तो बात है कि सर एक पर्सन कितनी ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है? यार नॉमिनी को अल्टीमेट बनना तो शेयर होल्डर ही है ना। अगर वो मल्टीपल ओपीसी में नॉमिनी बन गया तो आगे मल्टीपल ओपीसी के अंदर शेयर होल्डर हो जाएगा, वो हो नहीं सकता। तो एक पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है और एक ही ओपीसी में नॉमिनी रह सकता है। अब आप बोलेंगे कि सर नॉमिनी अगर बन गया तो क्या वो नॉमिनी अपनी अलग से ओपीसी बना सकता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल नॉमिनी अपनी अलग से ओपीसी बना सकता है। लेकिन अगर
जिस ओपीसी में वो नॉमिनी है, अगर उसमें डेथ हो जाती है शेयर होल्डर की, तो वो शेयर होल्डर बन जाएगा। अब इस केस में वो पर्सन दो ओपीसी में शेयर होल्डर हो गया, एक खुद की ओपीसी थी और एक जिसपे वो नॉमिनी था उसका शेयर होल्डर बन गया। तो उस केस में उस पर्सन को 180 दिन के अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर चूज करना होगा कि मेरे को कौन सी ओपीसी में शेयर होल्डर रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ओपीसी में क्या शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, और एक डायरेक्टर मिनिमम चाहिए। डायरेक्टर बनने के लिए शेयर होल्डर का होना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी डायरेक्टर बनने के लिए शेयर होल्डर का होना जरूरी नहीं है। एक ओपीसी में मिनिमम एक चाहिए, मैक्सिमम आप 15 डायरेक्टर बना सकते हो। 15 डायरेक्टर एक ओपीसी में हो सकते हैं, और अगर आप 15 से ज्यादा भी बनाना चाहते हो तो ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना। चलिए आगे देखते हैं, क्या ओपीसी कोई भी बिजनेस कर सकती है? तो देखिए, वैसे ओपीसी जनरल में कोई भी लीगल बिजनेस कर सकती है, लेकिन दो बिजनेस पर रिस्ट्रिक्शन है। एनबीएफसी ओपीसी में को कन्वर्ट एनबीएफसी में कन्वर्ट नहीं करवा सकती। ठीक है। एक शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस भी नहीं कर सकती है। आप शेयर ट्रेडिंग का भी नहीं कर सकते, इवन आप किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी खरीद ही नहीं सकते हो, मतलब ना ट्रेडिंग का कर सकते हो और ना इन्वेस्टमेंट का कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ओपीसी डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकती है क्या? भाई, जब शेयर्स के अंदर किसी भी सिक्योरिटी के अंदर डील ही नहीं कर सकती है, तो ओपीसी का डीमेट अकाउंट भी नहीं हो सकता। क्या ओपीसी स्टॉक ब्रोकर हो सकती है क्या? जी हाँ, ओपीसी स्टॉक ब्रोकर हो सकती है। स्टॉक्स की ट्रेडिंग नहीं कर सकती, स्टॉक ब्रोकर ओपीसी हो सकती है। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे ओपीसी का? देखिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट ई अकाउंटेक्स मैनेजर डॉट इन पर जाकर के देख चेक कर सकते हैं सारी चीजें। वहां मैंने बहुत सारी चीजें बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता रखी हैं कि 1% कंपनी में क्या है, इसके की फीचर्स क्या है, प्रोप्राइटरशिप फर्म और 1% कंपनी के अंदर क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंसेज के बारे में भी सब कुछ बता रखा है। और इसको रजिस्टर कैसे करवाया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या बिजनेस के रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब इस वीडियो में जो कुछ भी बताने जा रहा हूं वो सारी की सारी चीजें हमारी वेबसाइट के ऊपर बिजनेस इनकॉर्पोरेशन करके जो पेज है उसमें सारी की सारी चीजें। और यही नहीं, अगर आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, उनके बारे में भी अगर आपको जानना है तो वो चीजें भी वेबसाइट के ऊपर है, तो आप वेबसाइट विजिट करके सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब बिजनेस रजिस्ट्रेशन अगर एक बार आपने ओपीसी बना ली तो आपको कौन कौन से रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे? देखिए, ओपीसी बनाई है, यहां बच्चे का जन्म हुआ है, 1% कंपनी बनाई है, उसका पैन कार्ड आया, लीगल एंटिटी बनी है, अब आप बिजनेस करने लायक बनाना है इस लीगल एंटिटी को, तो उसके लिए आपको बिजनेस के रजिस्ट्रेशन अलग से लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला है उद्यम रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, जिसको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले सकते हैं। आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जरूरत है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं फूड लाइसेंस ले सकते हैं, आप मेडिकल शॉप ओपन कर रहे हैं ड्रग लाइसेंस ले सकते हैं, मतलब बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी रजिस्ट्रेशन आपको नेसेसरी है वो आप ले सकते हैं। क्या क्या कंप्लाइंसेज हैं? कंप्लाइंसेज के अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मैंडेटरी मेंटेन करने पड़ेंगे। 1% कंपनी के केस में सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह आप नहीं कर सकते कि हमारा इतना टर्नओवर है तो हम प्रेजेंटिव टैक्सेशन ले लेंगे, इतना है तो वो कर लेंगे। यहां बुक्स ऑफ अकाउंट मैंडेटरी आपको करने पड़ेंगे, बिकॉज आप इनकम टैक्स एक्ट में प्रेजेंटिव टैक्सेशन जो सेक्शन 44 एडी 44 एडीए के अंदर जो बेनिफिट्स लेते थे वो ओपीसी के केस में बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे कि सर इनकम टैक्स एक्ट में कि कहीं और? देखिए, 1% कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज लो और बिजनेस वाइज अलग से जो भी अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है जीएसटी लो, ये सारे प्रोविजन अप्लाई होंगे। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वही लिमिट है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में आपका टर्नओवर कुछ भी हो, अगर आपने कंपनी बनाई है, भले ही वो 1% कंपनी हो, भले ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, भले ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, हर केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करवानी पड़ेगी। कंपनी लॉ में क्या क्या रिक्वायरमेंट है? 1 साल में एक बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है ओपीसी के केस में। कंपनी लॉ के में एओसी 4 और एमजीटी 7 एनुअल कंप्लाइंसेज के फॉर्म फाइल करने होंगे। और बाकी इवेंट बेस्ड कंप्लाइंसेज है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस चेंज करना है आपको इंटीमेट करना है, अगर आपको नॉमिनी चेंज करना है आपको इंटीमेट करना है, तो ऐसी इवेंट बेस्ड कंप्लाइंसेज। इनकम टैक्स के अंदर क्या है? ऑडिट मैंने आपको बता दिया, टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करती है। बिजनेस के केस में मिनिमम टर्नओवर 1 करोड़ है, प्रोफेशन के केस में 50 लाख।
टीडीएस की रिक्वायरमेंट डे 1 से हो जाती है। लाइक अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, यहाँ टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है, डे 1 से आपको टीडीएस डिडक्ट करना। सेपरेट आईटीआर जाएगी। टैक्स की जो रेट्स हैं वो 15%, 22%, 25%। देखिए ओपीसी के केस में ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो टैक्स की रेट्स हैं वो सेम टैक्स की रेट ओपीसी के केस में है। यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एज पर बिजनेस 15%, 22%, 25%, जो भी बिजनेस आप जो ऑप्ट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी रेट इनकम टैक्स में लग जाएगी। कोई मिनिमम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है, जैसे प्रोप्राइटर को 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, यहाँ ऐसी कोई भी लिमिट नहीं। जीएसटी के अंदर मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन के बारे में। 40 लाख से नीचे टर्नओवर है गुड्स के केस में, 20 लाख से नीचे टर्नओवर है सर्विसेज के केस में तो नहीं लेना, अदरवाइज लेना। जीएसटी रिटर्न वही जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9 एंड 9C मंथली या क्वार्टरली कर सकते हैं। जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ओपीसी है या प्रोप्राइटरशिप है। यहाँ कंपोजिशन स्कीम जो भी टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड है तब तक का टर्नओवर है वहां तक आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लेबर लॉ में क्या कंप्लाइंस है, आपको वो नंबर ऑफ एम्प्लॉई अगर 10 से ज्यादा है, 10 या 10 से ज्यादा है ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉई 20 या 20 से ज्यादा है आपको पीएफ का रजिस्ट्रेशन लेना है। प्रोफेशनल टैक्स जिन जिन स्टेट्स के अंदर कंपलसरी है वहां प्रोफेशनल टैक्स भी लेना है। तो ये सारी की सारी बातें हो गई अपनी 1% कंपनी से रिलेटेड। आपके जो भी डाउट है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।